हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पे चल रहा है नीति बैच एक्सक्लूसिवली फॉर यूपी पीसीएस जे प्रिलिमिनरी। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि आज का जो हमारा ये सेशन है वहां पे हम वन शॉट में डील करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। मैम 1971 ही डील करोगे ना बच्चे, 2021 का जो हमारा अमेंडमेंट है उसको भी डील करेंगे। एक एक सेक्शन का एलिमेंट अच्छे से डील करेंगे, फॉलोड विद सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ आपको सेशन ओवर होने के बाद मिलने वाली है। नीति बैच के जितने भी ये माइनर लॉज हैं, मैं सारे स्टूडेंट्स को फिर से बोल रही हूँ, नीति बैच के जितने भी ये माइनर लॉज के सेगमेंट हैं या जो रैपिड रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाया जा रहा है, वो सारे सेशंस आप अपने मेंस के पर्पस के लिए भी सेव करके रखें, अपने प्लेलिस्ट में ऐड करके रखें, क्योंकि सेशंस आपको मेंस में भी कवर करने पड़ सकते हैं या पड़ेंगे if you qualify your preliminary. Okay, so without wasting any time, let's begin with medical termination of pregnancy act, क्योंकि अभी वक्त ही तो हमारे पास नहीं है, वक्त ही तो एक चीज है जो हमें अच्छे से कह सकते हैं कि डिसाइड करना है कि कौन सी चीज में हमें कितना एफर्ट्स डालना है, क्या चीजें हमारी रह गई है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि माइनर लॉज 9 माइनर लॉज जो ऐड हुए उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे अगर मैं इस एग्जाम के लिए अपेयर करती तो कैसे पढ़ती, ठीक वैसे ही अपने हर एक स्टूडेंट को पढ़ाऊंगी, एकदम स्टूडेंट माइंडसेट से, ना कि एक एजुकेटर माइंडसेट से। सो लेट्स बिगिन। अब बच्चों ध्यान रखना, ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, this act is an exception to section 312। किसका एक्सेप्शन है बच्चों? ये 312 ऑफ आईपीसी का एक्सेप्शन है, जो कि आपको मिसकैरी करने का या मिसकैरेज करने का ऑफेंस डिफाइन करता है। whoever causes any women to miscarry the child, तो उसको वहां पे पनिशमेंट मिलती है। तो मैम यहाँ पे भी तो मिसकैरेज हो रहा है। बच्चे यहाँ पे वर्ड मिसकैरेज इसलिए नहीं दे रखा है, रीजन बीइंग कि मिसकैरेज को हमने ऑफेंस बना दिया ना वहां, तो वो ऑफेंस वाला वर्ड यहाँ यूज नहीं करके दे हैव यूज्ड द वर्ड टर्मिनेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर टर्मिनेशन और मिसकैरेज में क्या फर्क है। मिसकैरेज कैन बी एक्सीडेंटल और मिसकैरेज कैन बी डन वॉलंटरी, लेकिन जब टर्मिनेशन की बात आती है, टर्मिनेशन इज ऑलवेज डन with the consent of your either court or the doctors. So remember this thing, okay? And आपका miscarriage क्या होता है? Miscarriage आपका punishable होता है as well as illegal होता है। So ये एक्ट शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हर माइनर लॉ में आपको हमेशा ये कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कितने सेक्शंस हैं या कितने चैप्टर्स हैं। अब यूपी पीसीएस जे के स्टूडेंट्स के लिए ये एक्ट सबसे छोटू एक्ट है, सबसे प्यारा सा छोटू सा एक्ट है, सिर्फ 8 सेक्शंस है। लेकिन किसी के पास पुराना बैरेक्ट है तो घर पे रख के आ जाना, आप घर पे ही हो सारे, मतलब एक ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पे आप इसको देख ना पाए, क्योंकि आपको न्यू एक्ट पढ़ने की जरूरत है। और अगर आपके पास पुराना एक्ट है, नो प्रॉब्लम, आप न्यू एक्ट जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है 2021 का, उसका पीडीएफ निकाल के अटैच कर लीजिए। अगर नहीं भी कर रखा है, डू नॉट वरी, मैंने अमेंडमेंट भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। ज्यादा कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है, बस लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ चेंजेस है, एज वेल एज एक सेक्शन इंसर्ट हुआ है जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और मेजर चेंजेस हमारे हुए हैं सेक्शन नंबर 3 में, कुछ डेफिनेशंस भी ऐड हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट्स है, उसको मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और सॉर्टेड करके आप सबके सामने पेश किया है। अब देखो, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा है 312 का एक्सेप्शन है, मतलब कि प्रेगनेंसी का लीगल टर्मिनेशन अलाउड है, प्रोवाइडेड कि वो आपके इस एक्ट के क्राइटेरिया में बैठता है, उस एक्ट की कंडीशंस को फुलफिल करता है, नो प्रॉब्लम, आप टर्मिनेशन के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट 1971 का जो एक्ट है, उसकी पहले प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली बच्चों? 10 अगस्त 1972 को एसेंट मिली है, और एनफोर्समेंट में आया था 1 अप्रैल 1972 को, जिस दिन से स्कूल चले हम, जैसे हमारा स्कूल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, न्यू सेशन स्टार्ट होता है, उस दिन ये आपका एनफोर्समेंट में है। काफी सारे मेजर लॉज हैं जो कि आपके 1 अप्रैल को एनफोर्समेंट में है, आइदर 1 अप्रैल और या 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अमेंडमेंट की बात करूं तो ये 24th ऑफ सितंबर 2021 को एनफोर्समेंट में आ गया। इसमें आपको प्रेसिडेंट के एसेंट की डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि एनफोर्समेंट में कब आया। टोटल सेक्शन कितने हैं? बस 8 सेक्शंस, दैट इज इट। प्यारा सा एक्ट है। इसके सेक्शंस को मैंने कुछ सेक्शंस को साथ में क्लब किया है, शॉर्ट पॉइंट्स किए हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपका वो चार्ट आपके दिमाग में स्कैन हो जाना चाहिए। ओके, सो नाउ मैम सेक्शन नंबर 1 कुठे आहे, किधर गया बच्चे? सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट।
आपका यूनिवर्सल सेक्शन है मेजर ऑफ द एक्ट्स में, जहां पे आपको ये बोला जाता है कि आपका ये एक्ट होल ऑफ द इंडिया पे अप्लाई होता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अमेंड हो चुका है, आई मीन टू से रिमूव हो चुका है, ओमिट हो चुका है। कौन से एक्ट से? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019। बराबर। डेफिनेशन में 5 डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक वैसे ही जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में 5 याद रखी थी, ABCDE, यहां पर भी ABCDE। ए में बोला गार्डियन कौन है। यहां पर इस एक्ट में जब मैं टर्मिनेशन की बात कर रही हूं, मतलब एक विमेन की प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज यह जाननी है कि कब टर्मिनेट कर सकते हैं, उस विमेन के कंसेंट की आवश्यकता है या नहीं है। अगर उस विमेन की कंसेंट की आवश्यकता है तो क्या सारे केसेस में इट इज रिक्वायर्ड, और इज इट रिक्वायर्ड ओनली इन केस व्हेन शी इज माइनर? ओनली इन केस व्हेन शी इज माइनर, एज वेल एज यहां पे उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कौन करेगा? इसका जवाब यह है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा, लेकिन उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस है। बस इसी के अराउंड आपकी पूरी डेफिनेशन है। एक्ट की खुद की, एक्ट के नाम में जो आपका वर्ड है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको भी ई में अच्छे से डिफाइन किया है। दिस डेफिनेशन वाज नॉट बिफोर 2021, लेकिन 2021 में आपका एक पॉइंट और ऐड किया गया है, 2E को ऐड करके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को डिफाइन किया है कि हाउ प्रेगनेंसी विल बी टर्मिनेटेड और एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद 2A, जो कि कहता है मैडम गार्डियन कौन है, और गार्डियन की जरूरत किसको होती है? गार्डियन की जरूरत ऐसे पर्सन को होती है जो कि खुद की देखरेख नहीं कर पाता। तो इन्होंने बोला गार्डियन वो पर्सन है हु इज हैविंग केयर ऑफ माइनर और मेंटली इल। मतलब इस एक्ट में गार्डियन हमें 2 पर्संस के लिए लगेंगे, पहला है माइनर प्रेग्नेंट वुमेन होगी या फिर माइनर वुमेन होगी, और दूसरा ऐसी वुमेन जो कि मेंटली इल है। तो फिर मेंटली इल कौन हुआ मैम? वो हमें बी में बता दिया। हु इज अ मेंटली इल पर्सन? इन्होंने बोला ऐसा पर्सन हु इज इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको उपचार की आवश्यकता है ना, जिसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल रिटार्डेशन नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, मेंटल रिटार्डेशन इज द एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल रिटार्डेशन में हो सकता है आपको हॉस्पिटल्स में भेजा जाए, आपको वहीं पे रखा जाए, एक उसके लिए हम कह सकते हैं कि एडवांस्ड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर हम कह सकते हैं कभी कभी दिमागी तौर पे स्थिर दिमाग नहीं है उसका, लेकिन इट इज नॉट एन एग्रीवेटेड फॉर्म। ओके, बराबर है ये चीज। तो ऐसा पर्सन जिसको मेंटल डिसऑर्डर होने की वजह से ट्रीटमेंट की नेसेसिटी है, मतलब ये कंप्लीटली गॉन केस नहीं है, इसमें ट्रीटमेंट अगर किया आपने तो आपका कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, सो ही इज अ मेंटली इल पर्सन। व्हेन इट कम्स टू थर्ड पॉइंट दैट इज 2C, वो बोलता है माइनर कौन। अब माइनर बच्चों हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहली बार पढ़ा है ना, जब हमने अपने ग्रेजुएशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले माइनर वहीं पढ़ा है। और माइनर का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि माइनर का मतलब 18 साल से कम है, लेकिन इस एक्ट ने ये बोला है माइनर वो पर्सन है जो कि आपको बता रखा है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में, ऐसा पर्सन जिसने मेजॉरिटी अटेन नहीं की है, जो कि वयस्क नहीं है, आपका मेजर नहीं है एज पर योर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में बच्चों मेजर कौन नहीं है? Who is under the age of 18 years. Clear point? Coming to D part, जो कि कहता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा। पहले ये बताओ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा, बाकी कोई भी ऐसे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकता है। ओनली एंड ओनली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, नॉट जस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, ही शुड बी रजिस्टर्ड। जैसे हम लोग एडवोकेट्स हैं, स्टेट बार काउंसिल के रजिस्टर में हमारा एनरोलमेंट हो रखा है, वैसे इनका भी एनरोलमेंट होता है। तो इन्होंने 3 चीजें बताई है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रजिस्ट्रेशन के लिए। किसे मानेंगे हम कि RMP है। ड्यूरिंग दिस होल सेशन आई विल बी यूजिंग द वर्ड RMP। RMP कहीं पर भी दिख जाए दैट मींस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। पहला बोला ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर हु हैव recognized medical qualification as per 2H of Indian Medical Council Act 1956। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2H में जो पर्सन क्वालिफाइड है वो हमारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। प्लस बोला है उन्होंने जिसका नेम
स्टेट मेडिकल रजिस्टर पे होना चाहिए। स्टेट मेडिकल रजिस्टर होता है इनका, उस रिकॉर्ड में बताया जाता है कि किस किसने अपनी डिग्री या क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है और अब इसे हम मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में एनरोल कर सकते हैं। सो दे ऑल्सो हैव एन एनरोलमेंट। यू सी दीज आर द प्रोफेशनल डिग्रीज। जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, एडवोकेट्स की बात करते हैं, चाहे सीए की बात करते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, ये सारी प्रोफेशनल डिग्रीज होती है। दैट इज व्हाई देयर इज सम और द अदर काउंसिल और द अथॉरिटी या फिर कोई बोर्ड होता है जहां पे आपको जाके खुद को रजिस्टर करना होता है, एनरोलमेंट लेना होता है, उसके बाद आप अपने प्रोफेशन को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। सो सेकंड थिंग इज कि उसका नाम होना चाहिए स्टेट मेडिकल रजिस्टर पे। एंड थर्ड थिंग, या तो उसने एक्सपीरियंस किया होना चाहिए या ट्रेनिंग ली होनी चाहिए दो सब्जेक्ट्स में। इट इज नॉट और, इट इज प्लस। फर्स्ट इज गायनेकोलॉजी, सेकंड इज ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स क्लियर। देखो गायनेकोलॉजिस्ट वो पर्सन जिसने गायनेकोलॉजी पढ़ा है, तो ये भी बच्चों सब्जेक्ट्स है। ये क्या है, ये भी आपके एमबीबीएस में जब आप आगे हायर डिग्रीज करने जाते हो या आपको जहां सब्जेक्ट चूज करना होता है, दीज आर द सब्जेक्ट्स। तो उनको इन सब्जेक्ट्स का या तो एक्सपीरियंस है या इन्होंने उसमें ट्रेनिंग ले रखी है, प्रैक्टिकल्स कर रखे हैं। सो दीज आर द थ्री क्वालिफिकेशन फॉर योर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। फर्स्ट इज क्वालिफाइड होना चाहिए एज पर 2H ऑफ योर एक्ट। कौन सा? इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। सेकंड है स्टेट मेडिकल रजिस्टर पे क्या होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, मतलब एनरोलमेंट होना चाहिए। थर्ड होना चाहिए या तो एक्सपीरियंस है या ट्रेनिंग है। किसमें है बच्चों? गायनेकोलॉजी या फिर ऑब्स्टेट्रिक्स में। एंड फाइनल इज ई पॉइंट जो कहता है, अब ये बताइए मैम कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है। अगर फीमेल को हम कोई किसी भी तरीके से, हो सकता है कि किसी डॉक्टर के लिए कोई और तरीका है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, किसी डॉक्टर के लिए कुछ और तरीका है, तो क्या हम सारे ही तरीके से या किसी भी मनचले तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज दिस डेफिनेशन हैज मेंशन्ड कि टर्मिनेशन की जब भी बात आएगी तो आपको ऐसा प्रोसीजर अपनाना है जिसमें या तो कोई मेडिकल मेथड होगा या सर्जिकल मेथड होगा। कोई भी ऐसा अपने से ऐसे फूक मंत्र मारने वाला ऐसा कोई तरीका नहीं होगा। आपने बोल दिया हाँ जी मैंने फूक मार दिया, नाउ योर प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड। नो, दैट प्रोसीजर शुड हैव बीन recognized as a medical method और सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड म्हणजे कि वहां पे आप कोई सर्जरी कर रहे हो। मेडिकल मेथड कुछ आपने मेडिसिन दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं। ओके क्लियर। सो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ प्रोसीजर जहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। दो प्रोसीजर, कोई भी दो, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसीजर, वर्ड यू सी और पनिशमेंट्स हो गए, ये छोटी छोटे आपके एलिमेंट्स हो गए, इसमें और एंड से बहुत फर्क पड़ेगा। अभी आएंगे क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान रख के इस पूरे सेशन को देखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे एंड और का फर्क हुआ और आपको अगर ध्यान से वो याद नहीं रहा तो नंबर चला जाएगा। क्लियर है चीज ना। तो ये हो गई हमारे सारी डेफिनेशंस की बात। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 4 जो ये कहता है कि ठीक है डेफिनेशंस तो पढ़ लिया, लेकिन वो कौन सा केस है जिसमें हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, आप जरा ये बताइए। तो सेक्शन नंबर 3 पहले हुआ करता था जिसमें 1 2 3 4 5 आपको क्या कर रखे थे, डिफरेंट आपको सबसेक्शंस दे रखे थे। लेकिन बच्चों अभी 2021 का जब अमेंडमेंट हुआ उससे सबसेक्शन नंबर 2 में 2A 2B 2C 2D ऐड हुआ। और ये इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि रीसेंट अमेंडमेंट से जरूर सवाल आएंगे। तो इन सारे जितने भी सबसेक्शंस को ऐड किया गया है उनका हमने एक टैबुलर फॉर्म में या चार्ट फॉर्मेट में सिर्फ हाइलाइटर्स लिख रखे कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीजें ऐड हुई है या एग्जैक्टली वो किस चीज के बारे में बात करता है। 2ABCD से पहले जरा पढ़ तो लें कि सेक्शन नंबर 3 में कौन सी वो सिचुएशन है जहां प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला हमेशा टर्मिनेशन किया जाएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, लेकिन कब? जब आपकी प्रेगनेंसी की लेंथ, दो सिचुएशन देखना है, अच्छे से देखना। जब प्रेगनेंसी की लेंथ 20 वीक से एक्सीड नहीं की, मतलब अभी प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 20 मंथ्स हुआ है, ओके, या फिर 20 मंथ से ज्यादा तो हो गया लेकिन 24 मंथ से ज्यादा नहीं हुआ। अमेंडमेंट से पहले ये 20 वीक्स वाला टाइम क्या हुआ करता था, 12 वीक्स हुआ करता था, ओके। अब 12 की जगह 20 आ चुका है। तो दो सिचुएशन हो सकती है। पहला सिचुएशन, अगर 20 मंथ से एक्सीड नहीं किया है तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की जरूरत है जो ये फील करे कि इस प्रेगनेंसी से विमेन को रिस्क है, इस प्रेगनेंसी से विमेन को ग्रेव इंजरी कॉज हो सकती है, या तो फिजिकली या फिर मेंटली।
सेकेंड पॉइंट, अगर यहाँ पे इस मेडिकल प्रैक्टिशनर को गुड फेथ में ये लगता है कि अभी प्रेगनेंसी 20 वीक्स के अंदर तो है, लेकिन इससे चाइल्ड को रिस्क हो सकता है, अगर चाइल्ड पैदा हुआ तो हो सकता है वो मेंटली या फिजिकल एब्नॉर्मलिटीज के साथ पैदा हो। तो अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को, ध्यान रखना मैं ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर क्यों बोल रही हूं, जब 20 वीक्स से पहले की बात है, मतलब 20 वीक्स का टाइम पीरियड एक्सीड नहीं हुआ है, तो उस केस में सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन काफी है। लेकिन इन केस 20 वीक्स से ज्यादा का टाइम निकल चुका है, लेकिन 24 वीक्स से ज्यादा का टाइम नहीं निकला है, 20 to 24 वीक्स के बीच में हमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन की जरूरत होगी, और 20 वीक से पहले सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन। पर कैसी ओपिनियन? दोनों ही केस में आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर की सिर्फ इतनी ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है कि अगर उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया गया तो नंबर 1 विमेन को रिस्क हो सकता है, जहां पे उसको इंजरी कॉज हो सकती है, या तो फिजिकल या मेंटल एग्नी भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, अगर, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर हमने इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा एंड बेबी का अगर बर्थ हुआ तो वो बेबी फिजिकल या मेंटल एब्नॉर्मलिटीज के साथ बर्थ ले सकता है। एक वर्ड हमने यहां देखा है, ग्रेव इंजरी, मतलब विमेन को अगर ग्रेव इंजरी हो रही है जो कि फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, मेंटल हेल्थ के फॉर्म में हो सकती है, तो हम उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। लेकिन ये ग्रेव इंजरी का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती बच्चों? तो यहां इन्होंने बताया कि ग्रेव इंजरी क्या है। ग्रेव इंजरी के लिए हमारे पास 2 एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से सुनना। यहाँ पे 2021 में एक और चीज ऐड हुई है, वर्ड पार्टनर ऐड हुआ है। वर्ड पार्टनर ऐड हुआ है, यहां पे ये बोल रहा है ग्रेव इंजरी मतलब, ये मेंटल फॉर्मेट में बताया इन्होंने, मेंटल एस्पेक्ट से बताया है। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि अगर विमेन को एंग्विश है ना, किसी भी तरह का आप कह सकते हो कि मेंटली ऐसा इफेक्ट हुआ है, एंग्विश हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन को, बिकॉज प्रेगनेंसी अकर्ड। प्रेगनेंसी क्यों अकर हो गई? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू लिमिट द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। अब इसको मैं साफ साफ भाषा में बोलूं, इस एक्ट की इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ना जाए, साफ साफ मतलब है कि अगर कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज किया या कोई भी कंसेप्टिव ऐसा उन्होंने डिवाइस यूज किया है जिससे कि वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं या नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रोकना चाहते हैं, राइट? तो उसको अगर वो डिवाइस फेल हो गया है, वी हैव मेनी टाइम्स सीन कि अगर कोई डॉक्टर ने कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है विमेन को, लेकिन कई बार इवन आफ्टर अडॉप्टिंग दैट मेडिकल ट्रीटमेंट शी इज नॉट एबल टू अवॉइड द प्रेगनेंसी एंड शी कंसीव्स, तो मतलब वो डिवाइस, वो प्रोटेक्टिव मेजर जो आप यूज कर रहे थे वो तो फेल हो गया एंड यू कंसीव्ड। और उस कंसीव करने के वजह से अगर विमेन को एंग्विश होता है, परेशान होती है, मेंटल एग्नी होती है, मतलब उसको ग्रेव इंजरी हुई है। सो यार अंडरस्टैंडिंग हियर, कंडोम कंपनीज कई बार ये क्लेम करती है कि 99% इट इज सेफ, बट व्हाट इन केस इफ इट गेट्स रप्चर्ड एंड फीमेल conceives pregnancy, तो उस वजह से शी इज गोइंग थ्रू मेंटल एग्नी, शी इज गेटिंग इफेक्टेड मेंटली, तो उस केस में भी वो क्या कर सकती है? शी कैन गो फॉर द टर्मिनेशन बिकॉज दैट प्रेगनेंसी वाज नॉट प्लान्ड। अब इस एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में बच्चों ध्यान रखने की बात यह है कि 2021 में इन्होंने बोला कि अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव या वो प्रोटेक्टिव मेजर्स पार्टनर ने अपनाया है, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट मैरिड विमेन बट अनमैरिड विमेन भी अब 2021 के बाद इस एक्सप्लेनेशन में फॉल करती है। मतलब नाउ द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड नॉट जस्ट बाय मैरिड विमेन बट अंडर सेक्शन 3 अनमैरिड विमेन कैन ऑल्सो go for the termination of the pregnancy if they have conceived and if the pregnancy was not planned and women conceived due to the failure of the device that they were using either to limit the number of the children or to avoid any kind of pregnancy। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ एक और वर्ड है टू अवॉइड प्रेगनेंसी। बराबर चीज समझ आ गया ये चीज? तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन 1 में पहला कि ग्रेव इंजरी का मतलब क्या। दूसरा एक और तरीके का इंजरी है जो कहता है कि जहां पे विमेन को एंग्विश हुआ बिकॉज प्रेगनेंसी इज कॉज्ड ड्यू टू रेप। कई बार व्हेन रेप इज बीइंग कमिटेड या रेप इज कमिटेड ऑन अ विमेन, तो उसके बाद मेनी टाइम्स इट इज सीन दैट शी conceives and she becomes pregnant। तो उस केस में कोर्ट खुद देख लेता है कि अगर माइनर बच्ची है, या obviously no women will accept a child from rape। so इस केस में जो रेप विक्टिम होती है उसको कोर्ट खुद अलाउ करता है, और इस एक्ट ने भी अलाउ कर दिया है कि ऐसी विमेन ऑब्वियसली मेंटल ट्रॉमा के थ्रू जाएगी, तो उसको हम ग्रेव इंजरी की कैटेगरी में जाएंगे। और ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी विच हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू रेप
बलात्कार की वजह से हुआ है, देन दैट विल बी अलाउड टू बी टर्मिनेटेड। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे आपको 20 वीक्स वन मेडिकल प्रैक्टिशनर, 20 वीक्स एक्सीड बट बिफोर 24 वीक्स देन 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर। और ये अमेंडमेंट जरूर याद रखना है, दैट इज नाउ दिस एक्सप्लेनेशन अप्लाइज टू मैरिड women also and unmarried women also. Clear? Moving ahead to another point जो कि अमेंडमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है, 2A, 2B, 2C, 2D में क्या ऐड किया बच्चों? 2A में इन्होंने बोला है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के नॉर्म्स क्या होने वाले हैं, ये कैसे हम लोग पता करेंगे, या उसको क्या नॉर्म्स फॉलो करने हैं जो कि आपके रूल्स में दे रखे हैं। और रूल्स कौन बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारे लास्ट सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 7 एंड 8 में हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज 3B ये कहता है कि अगर प्रेगनेंसी की जो लेंथ है, प्रेगनेंसी की जो लेंथ हम अभी कंसिडर कर रहे थे 3.2 में कि आपको प्रेगनेंसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, या तो 20 वीक से बिफोर या फिर 24 मंथ से बिफोर होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि आपको प्रेगनेंसी की लेंथ को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये लगता है कि ये टर्मिनेशन अति 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 महत्वपूर्ण है, इट इज नेसेसरी। व्हाई इज इट नेसेसरी? इमीडिएट कह सकते हैं कि टर्मिनेशन की जरूरत है। क्यों इमीडिएट टर्मिनेशन की जरूरत है? क्योंकि सब्सटैंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हो रही है और उसको रोकने के लिए हमें इमीडिएट टर्मिनेशन की जरूरत है। तो फिर हम लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी नहीं देखेंगे, चाहे वो 24 वीक्स हो, 24 वीक से ज्यादा हो, 20 वीक से कम हो, कुछ भी हो, एज डायग्नोज्ड बाय द मेडिकल बोर्ड। अगर यहां पे देखो, ये जो सब्सटैंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटीज है ये किसको पता चली? इट वॉज डायग्नोज्ड बाय whom? इट वॉज डायग्नोज्ड बाय अ मेडिकल बोर्ड। सो मेडिकल बोर्ड को डायग्नोसिस में पता चलता है कि ऐसी एब्नॉर्मलिटीज होने वाली है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, वहां पे इमीडिएट इफेक्ट से विदाउट कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन विल बी डन। 3C बात करता है कि भैया आप स्टेट गवर्नमेंट हो और आप यूनियन टेरिटरी हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, आप मेडिकल बोर्ड बनाओ। और मेडिकल बोर्ड क्या काम करता है? ये सारे काम करता है। आगे हम मेडिकल बोर्ड का और रूल पढ़ने वाले हैं और उनके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। व्हेन इट कम्स टू 2D, इन्होंने बोला हम बताएंगे कॉम्पोजिशन ऑफ मेडिकल बोर्ड क्या है। तो 2021 में जो ऐतिहासिक चीज हुआ है इस एक्ट में, दैट इज मेडिकल बोर्ड के बारे में इन्होंने बताया। अच्छा, डेफिनेशन भी इन्होंने ऐड कर दी है, डेफिनेशन में भी इस पॉइंट को ऐड कर दिया है। ओके, तो इन्होंने बोला मेडिकल बोर्ड में कॉम्पोजिशन क्या होगा? सबसे नंबर 1 आपका गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ पेट्राडिशियन होना चाहिए। पेट्राडिशियन कौन होता है? पेट्राडिशियन होता है कि जो कि बच्चों का डॉक्टर होता है, गायनेकोलॉजिस्ट जिसे हम स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं। थर्ड इज रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट एंड सोनोलॉजिस्ट बच्चे जो सोनोग्राफी करता है। रेडियोलॉजिस्ट भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप विमेन के स्टमक पे अगर रखते हैं तो आपको काफी सारी बच्चे की हार्ट बीट सुनना वगैरह, तो ये सारे हम कह सकते हैं कि टेस्ट एक्सपर्ट्स हैं। ओके, टेस्ट एक्सपर्ट्स। एंड फोर्थ इज मेंबर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। तो कॉम्पोजिशन में से 4 लोग होने ही होने चाहिए। आई विल रिपीट अगेन, 3A में इन्होंने बोला है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए नॉर्म्स क्या होंगे जो उनके लिए रूल्स में दे रखा है। B में इन्होंने बोला है लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी आपको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है अगर सब्सटैंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटीज डायग्नोस की है आपके मेडिकल बोर्ड ने। 2C में इन्होंने ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। एंड 2D में इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कॉम्पोजिशन क्या है, भैया गायनेकोलॉजिस्ट होगा, पेट्राडिशियन होगा, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट एंड एनी नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि आपके स्पेसिफाई किए जाएंगे या तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या यूनियन टेरिटरी। ये 2A, 2B, 2C, 2D को अगर आपने भूला बच्चों, गड़बड़ हो सकती है। डू नॉट टेक रिस्क, इतना सिंप्लीफाई हो चुका है अब। नाउ लेट्स कम टू अनदर सबसेक्शंस। 3 का 3, 3 का 4 एंड 3 का 5। 3 का 3 ये बोलता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व्स रिस्क और नॉट, कि अगर कोई प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू करते हैं तो उसमें रिस्क है या नहीं है, ये किस पे डिपेंड करेगा, या इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या कंसिडर करें। इसको डिसाइड करने के लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा उस प्रेग्नेंट विमेन का एक्चुअल एंड रीजनेबल फोर्सिएबल एनवायरमेंट, वो एक्चुअली कौन से एनवायरमेंट में रह रही है, क्या जिस एनवायरमेंट में या जिस आप कह सकते हो कि जिन लोगों के साथ या जिस माहौल में वो रह रही है उसमें उस प्रेगनेंसी को हम रिस्क में डाल के बेबी को हम बर्थ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये आपके
जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, इसका डिसीजन डिपेंड करेगा कि एक्चुअली विमेन का एनवायरमेंट कैसा है आसपास का, या फिर विल शी बी एबल टू कंटिन्यू दैट थिंग विदाउट पुटिंग हर लाइफ इनटू रिस्क और विदाउट शी सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज और एनी सच थिंग लाइक दैट। ओके, फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला है कोई भी टर्मिनेशन नहीं होगा विदाउट द रिटन कंसेंट। रिटन है, रिटन कंसेंट ऑफ गार्डियन। भैया इस एक्ट में आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि गार्डियन से रिटन कंसेंट नहीं मिल जाती। रिटन कंसेंट, सहमति नहीं मिल जाती किससे? आपके संरक्षक से। अब ये संरक्षण की आवश्यकता क्यों है मैम? हम तो विमेन हैं बच्चे, विमेन इसलिए है, इसलिए नहीं। यहाँ पे देखो बिलो 18 ईयर्स अगर विमेन है तो फिर गार्डियन की कंसेंट लगेगी, लेकिन अगर विमेन 18 ईयर्स है तो भी मैं बोल रही हूँ कि उस केस में आपको गार्डियन की कंसेंट लगेगी। उस वक्त लगेगी जब विमेन 18 से अबव होते हुए भी मेंटली इल पर्सन है। बराबर है ये चीज? कौन है? मेंटली इल पर्सन है। मेंटली इल पर्सन कहां पढ़ के आए? 2B में पढ़ के आए। ये रहा हमारे पास मेंटली इल पर्सन। क्लियर? तो अगर बिलो 18 है तब तो हर केस में चाहिए, लेकिन अगर अबव 18 है तो सिर्फ इफ शी इज मेंटली इल तो फिर हमें गार्डियन की रिटन कंसेंट चाहिए होगी। अदरवाइज इन एवरी सिचुएशन कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 3(5). बराबर है ये चीज? बाकी हर केस में अगर वो एडल्ट है, सिंपल, अगर वो एडल्ट है 18 ईयर्स अबव है देन इन दैट केस वो खुद की मर्जी दे सकती है। यहाँ पे इन्होंने कुछ भी रिटन के बारे में नहीं बताया, इट कैन बी ओरल ऑल्सो, लेकिन 3 के 4 में इन्होंने बोला है गार्डियन की रिटन कंसेंट होनी जरूरी है। अब इन्होंने बोला कौन सी प्लेस पे टर्मिनेशन होगा मैम? कौन सी प्लेस पे आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा? तो इन्होंने बोला ये टर्मिनेशन होगी या तो A के अकॉर्डिंग या B के अकॉर्डिंग। A के अकॉर्डिंग ऑब्वियस है हॉस्पिटल में होनी है, ऐसा हॉस्पिटल विच इज आइदर एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा हॉस्पिटल विच इज एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, वहीं पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। या फिर एक और सिचुएशन हो सकती है, ऐसी कोई प्लेस जिसको कि अप्रूव किया है या तो गवर्नमेंट ने। देखो यहां वाली जो प्लेस है ना वो एस्टैब्लिश और मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने उसको अप्रूव किया है कि ओके फाइन दिस प्लेस इज अप्रोप्रिएट, इस प्लेस को हम अप्रूवल देते हैं कि यहां पे प्रेगनेंसी हो सकती है। मेंटेन, स्टैब्लिश्ड एंड अप्रूवल में फर्क है। स्टैब्लिश सरकार ने खुद किया, प्रतिस्थापित उन्होंने खुद किया है, स्थापना उसकी खुद ने की है। मेंटेन मतलब यहाँ पे फंड्स जा रहे हैं, उसका मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो सब गवर्नमेंट द्वारा हो रहा है। लेकिन जब हम प्लेस की बात करें, वो कोई भी प्लेस हो सकती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी। वो कोई जगह हो सकती है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल उसके पास है या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की अप्रूवल उसके पास है, देन दैट प्लेस इज एन अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, यहां पे इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा? तो इन्होंने बोला या तो कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 4 मेंबर हो सकते हैं, और एक चेयरपर्सन तो होगा ही होगा, which will be specified by your government, which will be specified by your government, मतलब चेयरपर्सन होना चाहिए। तो ये चेयरपर्सन कौन हो सकता है? कैन एनी पर्सन बिकम द चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जो कि अप्रूव करेगी प्लेस को फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी? आंसर इज नो। उसके पास दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक पोस्ट होल्ड करना चाहिए। या तो वो चीफ मेडिकल ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, या तो चीफ मेडिकल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, इन दोनों में से कोई एक है तो हम उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का चेयरमैन घोषित कर देंगे। और इस कमेटी का काम क्या बच्चों? इस कमेटी का काम है किसी प्लेस को अप्रूव करेंगे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। क्लियर? तो ये है आपका सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बात करता है प्लेस की, सेक्शन नंबर 3 बात करता है कौन से केसेस में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। पॉइंट क्लियर? नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 5 जो कि आपके पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। सेक्शन नंबर 5 और 5A पढ़ेंगे, जहां पे 5A में आपको क्या बोला कि यस व्हिच वाज एडेड बाय 2021, जो कि ये कहता है कि राइट टू प्राइवेसी होगी आपकी विमेन की। सेम वैसे ही जैसे कि पॉक्सो एक्ट में हमने एक रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करने का प्रावधान दे रखा है। सेक्शन नंबर 5 ये कहता है कि अगर सेक्शन 3 या 4 की बात करें तो ये कहां अप्लाई नहीं होगा? जब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये लगता है कि
कि टर्मिनेशन इमीडिएटली नेसेसरी है, तो उस केस में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ना तो सेक्शन नंबर 3 में दी गई लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी को कंसिडर करेगा, ना ही सेक्शन नंबर 4 में दी गई प्लेस को कंसिडर करेगा। अगर उसको लगता है कि इमीडिएटली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना जरूरी है बिकॉज वी नीड टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, तो फिर ना तो हम प्लेस देखने वाले हैं ना लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी देखेंगे। वी विल इमीडिएटली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी वेयर एंड व्हेन योर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फील्स एप्रोप्रिएट। क्लियर? अब इन्होंने कुछ पनिशमेंट दिए। पनिशमेंट पूरे एक्ट में सब जगह सेम है, एक जगह अलग है जो कि हम कॉन्ट्रवेंशन की बात करेंगे। अगर आप रूल्स के या रेगुलेशंस का कॉन्ट्रवेंशन करते हैं या फिर आप 5A में विमेन की प्राइवेसी का ब्रीच करते हैं तो वहां की पनिशमेंट अलग, वरना सेक्शन नंबर 5 में 3 चीजों की पनिशमेंट दी गई और तीनों चीजों की पनिशमेंट सेम। अब सेक्शन नंबर 5 में फर्स्ट आपको पनिशमेंट दी जा रही है, अगर प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बाय ऐसा पर्सन हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। भैया तुम कोई इम्पोस्टर बन के आ गए, तुम तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो ही नहीं, तुमने अगर ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया तो तीनों केसेस, 3 अलग अलग केसेस में बताऊंगी, रिग्रेस इंप्रिजन मिलेगा मिनिमम 5 मैक्सिमम 7, सॉरी मिनिमम 2 है ना। अगर बच्चों कई बार ऐसा हो जाए, ध्यान रखना, अगर कई बार ऐसा हो जाए कि मैं बोल कुछ और हूं लिख कुछ और हूं, देन आपका जो रूल ये कहता है कि ऑलवेज फॉलो व्हाट इज रिटन एंड नॉट व्हाट इज सेड, क्योंकि जब लिखते वक्त ऑब्वियसली पूरे अपने कॉन्शियस माइंड से लिखा है मैंने, लेकिन बोलते वक्त कई बार बहुत सारी चीजें दिमाग में होती है, तो उस केस में मैं हमेशा बोलूंगी कि जो लिखा है उसको फॉलो करें। बराबर है ये चीज? तो यहाँ पे आपको कम से कम न्यूनतम 2 साल अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। दूसरा केस इन्होंने बताया कि आप टर्मिनेशन कर रहे हो एट एनी प्लेस अदर देन 4। सेक्शन नंबर 4 में हमने सिर्फ प्लेसेस के बारे में बात की, आपने कहीं और टर्मिनेट कर दिया। सेक्शन नंबर 5 यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये एक्सेप्शन है, ये सेक्शन नंबर 4 का एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इस केस में अगर आपने टर्मिनेशन किया है जहां पे इमीडिएट टर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड, तो फिर आपको यहां सजा नहीं मिलेगी। लेकिन कोई ऐसा इमीडिएट केस नहीं था जहां पे आपको प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को सेव करना था, ऐसा कोई केस नहीं था, देन इन दैट केस रिगरस इंप्रिजनमेंट मिनिमम 2 मैक्सिमम 7 years। एंड द थर्ड पॉइंट सेज कि ओनर ऑफ द प्लेस नॉट अप्रूव्ड फॉर टर्मिनेशन, ऐसी जगह टर्मिनेशन कर दिया जिसको कि हमारे गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ने अप्रूव ही नहीं किया था, तो उसके ओनर को सजा देंगे हम। और उसके ओनर को सजा कैसी देंगे? रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिनिमम 2 मैक्सिमम 7 years। क्लियर है ये चीज? अब ये देखो, ये दोनों ही चीजें ना सेक्शन नंबर 4 से डील करती है। इस पॉइंट को यहां कनेक्ट मत कीजिएगा बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन टू द सेक्शन नंबर 4। तो ये सिचुएशन में अगर टर्मिनेशन हुआ तो ये सजा नहीं मिलेगी। क्लियर? ओके, तो हम कह सकते हैं सेक्शन नंबर 5 इज एन एक्सेप्शन टू योर सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। एंड अब यहाँ पे जो आपके पास आखिरी कुछ सेक्शंस आते हैं वो ये कहते हैं कि अगर मैम आपने अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का पावर बनाना है, चाहे वो रूल्स है या रेगुलेशंस है, तो वो कौन बनाने वाला है? रूल्स इन्होंने बोला सेक्शन नंबर 6 में एंड रेगुलेशन इन्होंने बोला है सेक्शन नंबर 7 में। अच्छा, प्रोटेक्शन दिस इज गिवन इन योर सेक्शन नंबर 8। ओके बच्चों, सेक्शन नंबर 6 में रूल मेकिंग पावर इज विद योर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस की बात करें तो यहाँ पे पावर दे रखी है आपके स्टेट गवर्नमेंट को। रूल्स हमने इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी पढ़ेंगे, वहां पे भी हमने बोल दिया किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अब देखो, अब आप ये पूछोगे मैम रूल्स एंड रेगुलेशंस में फर्क क्या है? बच्चों, रूल्स आर योर गाइडलाइंस, कि ये तरीका है, ये गाइडलाइंस है, यू हैव टू फॉलो। लेकिन रेगुलेशंस आर योर डायरेक्शंस, जो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे समय समय पे दिया जा सकता है, कुछ विभिन्न मुद्दों पे दिया जा सकता है, कुछ पर्टिकुलर अथॉरिटी को दिया जा सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर केस में फॉलो करना पड़े, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस और वो रूल्स रेगुलेशन में मेंशन किया होगा कि किसको फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, कब फॉलो करना है। ओके, बट रूल्स आपके एक साथ सब पे विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सब पे साइमल्टेनियसली अप्लाई होने वाला है। सो रूल्स आपकी गाइडलाइंस होती हैं जो कि देगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशंस आपके डायरेक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं। ओके, जो कि डिसाइड करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। आपको सेक्शन नंबर 8 ये कहता है कि अगर आपने गुड फेथ में कुछ एक्ट किया है तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? आपको यहाँ पे इम्यूनिटी मिलने वाली है, मतलब नो प्रोसीडिंग, नो सूट, नो लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू।
स्पेसिफिकली किसके अगेंस्ट? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर उसने गुड फेथ में एक्ट किया लेकिन फिर भी डैमेज कॉज हो गया। फॉर एग्जाम्पल ही न्यू कि यहाँ पे फीमेल की प्रेगनेंसी को हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी लाइफ पे बात आ चुकी है, वी नीड टू सेव हर लाइफ। तो उस केस में अगर वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, उस दौरान फीमेल को कोई डैमेज कॉज हो जाता है, मान लीजिए उसको जॉइंटिस हो गया, मान लीजिए उसको बॉडी पे कोई एडिशनल कट लग चुका है, and in that case he will not be held liable because he took that action in good faith. Clear? 6 और 7 rules regulations, power making, ठीक है, सॉरी मेकिंग पावर इनके पास किसके पास रहती है? रूल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशंस में स्टेट गवर्नमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू योर न्यूली एडेड सेक्शन दैट इज 5A, जो कि देता है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ वुमेन। ये तो वैसे भी हमारे सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 21 में केएस पुट्टास्वामी केस के बाद राइट टू प्राइवेसी सबको है, लेकिन ये स्पेसिफिकली दिया गया है उस केस में जहां पे वुमेन की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है। तो इन्होंने ये ऑब्लिगेशन डाला है, किस पे ऑब्लिगेशन बच्चों? ये ऑब्लिगेशन है आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पे कि तुम ना तो उसका नाम रिवील करोगे ना विमेन के पर्टिकुलर्स रिवील करोगे, किसी को रिवील नहीं करना है। किसका? प्रेग्नेंट विमेन का, या जिसकी प्रेगनेंसी को हमने टर्मिनेट किया है, नॉट जस्ट प्रेग्नेंट विमेन, जिस विमेन की प्रेगनेंसी को हमने टर्मिनेट किया है उसका नाम और पर्टिकुलर्स आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे एक्सेप्ट टू द पर्सन ऑथराइज्ड। जिस पर्सन को आपने ऑथराइज किया है, जिस पर्सन को आपको इंफॉर्मेशन बताने के लिए अथॉरिटी है, आप उस पर्सन को बताइए। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका हस्बैंड है, उसको अथॉरिटी मिल रखी है ये चीज जानने की, तो आप उसको बता सकते हैं about the details and particulars and the health of the status of the health of the women. Otherwise not in any case आप किसी को नहीं बताएंगे। फिर भी आपने बताया एंड इस एक्ट के इस 5A का आपने कॉन्ट्राडिक्शन किया, पनिशमेंट है 1 ईयर और फाइन और बोथ। ठीक है, 3 तरह की पनिशमेंट आ चुकी है। हमने सेक्शन नंबर 4 में ये पढ़ा था, सेक्शन नंबर 4 में हमने ये पढ़ा है 5 में हमने पढ़ा है 2 इयर्स एंड 7 इयर्स, और यहां पे हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 7 में रेगुलेशन का कॉन्ट्रवेंशन किया है 10,000 फाइन, एंड लास्ट सेक्शन दैट इज 5A जो कि न्यूली एडेड है, लास्ट नहीं 5 के बाद इंसर्ट किया गया है। इस केस में आपका पनिशमेंट है 1 ईयर और फाइन और बोथ। नाउ ये था हमारा इस एक्ट का सुपर फास्ट एंड इन डेप्थ एक एक पॉइंट को टच करते हुए अच्छा से रिविजन अब डिस्कस करेंगे हम कुछ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट NTP of an adult women in sound health whose consent is mandatory। किसकी कंसेंट आप लेंगे अगर विमेन साउंड माइंड की है, ना तो वो मेंटली इल है ना ही वो माइनर है, किसकी होगी बताओ? ओनली विमेन कंसर्न, विमेन एंड हर फादर, विमेन हर पेरेंट्स, फादर एंड अनबॉर्न और हर इन लॉज। हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विमेन की कंसेंट होगी। कौन से सेक्शन में पढ़ा है? सेक्शन नंबर 3 में पढ़ा है ना, सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल प्रेगनेंसी? अच्छा, 2021 से हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, अमेंडमेंट 2021 से, एंड दिस इज डिफाइंड अंडर 2E। कहता है इज इट अ प्रोसीजर टू कॉज डेथ ऑफ विमेन, या फिर टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी बाय मेडिकल मेथड और बाय सर्जिकल मेथड, और बोथ B and C। योर राइट आंसर इज बोथ B and C। दोनों में से किसी भी तरीके से, दोनों में से किसी भी और वर्ड है। ओके अच्छा, सेक्शन 5A किससे डील करता है? अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड फ्रॉम अमेंडमेंट 2021 जो कि कहता है ये डील करता है प्लेस टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, राइट टू प्राइवेसी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, बाय होम टर्मिनेशन में बी डन, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहता है राइट टू प्राइवेसी ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। ये प्लेस कहां दे रखी है? सेक्शन नंबर 4 में। एंड प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कब हो सकता है? सेक्शन नंबर 3 में। क्लियर? मेडिकल बोर्ड अंडर सेक्शन 3 शुड कंसिस्ट ऑफ, अच्छा ये मेडिकल बोर्ड में ये जो 3 में कब ऐड हुआ? 3 का 2D क्या बताता है आपको? मेडिकल बोर्ड की में आपके कौन कौन से मेंबर्स होंगे? रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पेट्राडिशन और ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट है, पेट्राडिशन है, रेडियोलॉजिस्ट एंड सोनोलॉजिस्ट है, प्लस देयर आर मेंबर्स जो कि स्पेसिफाई किए जा सकते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या फिर यूनियन टेरिटरी द्वारा। क्लियर? फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इफ अ माइनर विमेन के केस में आप किसका कंसेंट लेंगे?
ये हटा दीजिए इन साउंड माइंड। ओके, अच्छा चलो मान लो साउंड माइंड की भी है, अगर वो साउंड माइंड की भी है देन इन दैट केस आप किसका कंसेंट लेने वाले हैं यहाँ पे? ओनली कंसर्न्ड विमेन, विमेन या हर फादर और गार्डियन ऑफ द प्रेग्नेंट विमेन और विमेन एंड हर इन लॉस। ध्यान रहे यहाँ पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है माइनर विमेन की, तो फिर उस केस में उसके गार्डियंस का। अगर 18 बिलो है तो हर केस में हमें उसकी गार्डियंस की कंसेंट लेनी है। अगर अबव 18 है तो हर केस में नहीं, ओनली एंड ओनली इफ शी इज मेंटली इल है तो। वायलेशन ऑफ सेक्शन 5A अट्रैक्ट्स हाउ मच पनिशमेंट, मतलब अगर आपने प्राइवेसी उसकी ब्रीच की, विमेन का नाम और पर्टिकुलर्स किसी को बताया जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन है, तो कितना पनिशमेंट है? 3 years और फाइन, 1 year और फाइन, 2 year एंड फाइन, 1 year एंड फाइन। सो यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अगर अच्छे से पढ़ा है लेक्चर, अच्छे से सुना है लेक्चर को, दिस इज 1 year और फाइन, नॉट एंड फाइन। ओके, नेक्स्ट, if the pregnancy of women is within 20 weeks, the medical termination of pregnancy, तो फिर किसके ओपिनियन की जरूरत है? जस्ट 1 RMP, 2 डॉक्टर्स, ओपिनियन ऑफ मेडिकल बोर्ड विद मोर देन 2 डॉक्टर्स और परमिशन ऑफ लोकल सिविल कोर्ट। इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी। कहां पढ़ा? सेक्शन नंबर 3 का 2। सेक्शन 3 के 2 में हम पढ़ के आ चुके हैं, अगर विद इन 20 वीक्स है, मतलब 20 वीक्स से कम है तो 1 RMP, लेकिन 20 वीक्स से ज्यादा है बट 24 वीक्स से कम है तो हमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए कि ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा हमने तो इट इज गोइंग टू कॉज ग्रेव इंजरी टू द प्रेग्नेंट विमेन, या फिर अगर बच्चा पैदा हुआ तो ही विल बी बॉर्न विद एनी ऑफ द मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मलिटीज। बराबर? If pregnancy of women is beyond 20 but up to 24, just अभी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे किसके ओपिनियन की जरूरत है? 1 doctor, 2 doctor, opinion of medical board with more than 2 doctor is necessary or permission from the local civil court. It will be your 2 doctors. It can be either doctors or registered medical practitioner. ठीक है, हम यहाँ पे ये वर्ड भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 registered medical practitioners की कंसेंट की या ओपिनियन की जरूरत है। What is the quantum of punishment for termination of pregnancy बाय पर्सन नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज RMP? मैंने बोला था 3 तरीके की पनिशमेंट हमको दे रखी है। कहां पे? सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं। तो इज इट 2 year 7 year, 5 year 7 year, 3 year 7 year और 5 year 10 year? इट इज योर मिनिमम 2 years एंड मैक्सिमम 7 years। 3 सिचुएशन कौन सी पड़ी? अगर ऐसा पर्सन टर्मिनेट कर रहा है जो कि ऑथराइज्ड नहीं है, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि अगर आपका टर्मिनेशन ऐसी जगह हो रही है जो कि नॉट अप्रूव्ड है, एंड अगर ऐसी जगह टर्मिनेशन हो रहा है जो कि अप्रूव नहीं है तो फिर उसके ओनर को क्या पनिशमेंट मिलेगी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज व्हेन डिड MTP एक्ट केम इनटू फोर्स? 5th September, 2nd October, 3rd December, 1st April? इट इज योर 1st April 1972। 1972 1st April है। 2021 का भी ध्यान रखना, अगला सवाल वही है हमारे पास। 2021 अमेंडमेंट एक्ट क्या है ये बच्चों? अमेंडमेंट एक्ट कब एनफोर्समेंट में आया है ये? 15 सितंबर, 1 अप्रैल, 24 सितंबर 2021 या फिर 1 जुलाई 2022? दिस इज योर 24 सितंबर 2021। क्लियर है चीज? सो आई होप आपको ये प्यारा सा, छोटू सा, अच्छा सा, सुंदर सा एक्ट पसंद आया होगा। बस देख के हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि इतना सब कुछ हमारे पास एक्ट आ चुका है, बट समवेयर आई फील कि जीके से बेहतर है कि आपके पास एटलीस्ट माइनर लॉज ऐड हो गए हैं जो कि इजी होता है समझने के लिए। थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करके उनको पढ़ा जाए तो हम इन माइनर लॉज को इजीली समझ के स्कोर कर सकते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज सेड माइनर लॉज आर वेरी स्कोरिंग, वेरी स्कोरिंग। आई होप आपको ये चार्ट्स पसंद आए होंगे, जिस तरीके से हैंडमेड नोट्स बनाए जा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट वाली वाइब हो सकता है आपको जरूर कनेक्ट की जाए। इफ I wanted, I could have definitely made it, very fascinating by getting our graphic team involved into it. लेकिन थोड़ा रॉ रख के स्टूडेंट को एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाया जाए कि हाँ बच्चे, ऐसे नोट्स भी हैंडमेड ही हैं, आप भी बना सकते हैं। और अभी अगर इतना वक्त नहीं है, डू नॉट वरी, ये PDF आपके साथ आराम से शेयर कर दी जाएगी। सो ये आपको PDF मिल जाएगी। लॉ वाला टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और
आपकी जो भी डाउट्स है या वट एवर यू फील अबाउट दिस सेशन, अच्छा लगा है, ठीक ठाक पसंद आया है, कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, डू लेट मी नो. वी विल ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस एंड फीडबैक्स. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.